बेटी तो पराई होती है। एक शहर में अनिल नाम का एक इंसान रहता था। अनिल एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। अनिल को हमेशा से ही लड़का चाहिए था, क्योंकि लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे में सहारा बनता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद उसी ने अपने दोनों बेटों का ख्याल रखा और पाला पोसा और बड़ा किया। अब दोनों बेटे बड़े हो गए थे और नौकरी करने लगे थे। दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद वह सब एक साथ रहते थे। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन बाद में दोनों भाइयों में एक दूसरे के साथ झगड़ा होने लगा। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर अनिल को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों भाइयों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया था और वह दोनों अलग हो गए। फिर उनके मन में पिताजी को लेकर ख्याल आया कि अब उन्हें कौन रखेगा। फिर दोनों बेटों ने तय किया कि एक महीने के लिए तू रखेगा और एक महीने के लिए मैं रखूंगा। अनिल एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा और फिर दूसरे बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा। ऐसा करते करते उसका बंटवारा हो गया। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे दोनों बहुओं और बेटों के बीच में अनिल को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अनिल रहने लगा। यह बात अनिल को अच्छे से समझ में आ गई थी। अब अनिल को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह सब उसे समझ में आ रहा था। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्ध आश्रम भेजने का तय कर लिया था। एक दिन दोनों भाई पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम में पहुंच गए। वहां जाने पर उन्होंने सारी कार्यवाही पूरी की और पिताजी को मिलकर वहां दोनों अपने अपने घर चले आए। बेटों के घर जाने के बाद अनिल बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्ध आश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अनिल को वृद्ध आश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते भी थे, पर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे हुए थे, तब वह व्यक्ति अनिल को अपनी सारी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत दुखी हो गया था। इसी वजह से मैंने वृद्ध आश्रम में आकर रहने का निर्णय ले लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि काश मेरी एक बेटी भी होती, कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन चुकी होती। उसकी यह बात सुनकर अनिल और भी ज्यादा दुखी होने लगा। वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। अनिल को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? अपने सामने देखो। उस दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्ध आश्रम के मालिक हैं और उनका नाम कैलाश सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्य है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ, जिनको एकमात्र ही बेटी है, बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अनिल सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया। उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी। हर एक व्यक्ति अपने अपने रूम में जाने लगा। अनिल भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अनिल को उसका भूतकाल याद आता है। अनिल की शादी होने से पहले उसे एक बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के लाख मना करने पर भी वह गुस्से में अपनी बेटी को उठाकर कहीं दूर छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं था। अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक व्यक्ति जल्दी उठता और अपने अपने काम में लग जाता। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और उनकी बेटी आराध्या भी थी। प्रोग्राम चालू हो गया था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल उनको बहुत ही उदास बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उनको लगता है कि शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह अनिल से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह अनिल को दुखी होने का कारण पूछते हैं।
तभी अनिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो मुझे भी समझ में आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे आज यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। अनिल की यह सब बात सुनकर कैलाश सेठ को मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। दुखी होकर वह अनिल से बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी के किनारे मिली थी। मैं उसे अपने घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अनिल बोलता है कि मैंने भी मेरी बेटी को नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह बात सुनकर कैलाश सेठ को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह अनिल से पूछते हैं, आपकी बेटी का वर्तमान क्या है, आप बता सकते हैं क्या? अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उन्हीं की बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चले जाते हैं और अनिल को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। एक पिता खुद अपनी बेटी के साथ ऐसा फैसला कर सकता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया, आपने मेरे साथ जो भी कुछ किया वह बहुत गलत था। आपने मुझसे बेटी बोलने का अधिकार भी खो दिया। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर अपनी जान निछावर कर दी। इसलिए वही मेरे सच्चे माता पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा है। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। अनिल सिर्फ अपनी आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता ही रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को बिना बताए हुए अनिल वृद्ध आश्रम छोड़कर कहीं चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।